हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे ये ईसीपी का कॉन्सेप्ट फेलियर क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन किया है कि ईसीपी का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली हम उसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। लास्ट टाइम जो डिस्कशन था थोड़ा सा ईसीपी के काफ़ी एस्पेक्ट्स पर हमने बात की थी। आज स्पेसिफिकली सिर्फ ईसीपी का कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी हमसे वही सवाल पूछते हैं कि ये ईसीपी क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं। और इनफैक्ट तो मैं तो ऐसे पेशेंट्स भी देखता हूँ जिसमें लोग पैल्पिटेशंस के लिए, जिसमें लोग हार्ट फेलियर के लिए, जिसमें लोग चलने फिरने में थोड़ा भी सांस फूल रही है, ये सब चीज़ों के लिए भी डॉक्टर्स आज के डेट में ईसीपी रिकमेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों को ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि ईसीपी को या नेचुरल बाईपास जिसे बोलते हैं, इसे कोई यूएसएफडी अप्रूवल नहीं मिली है। यूएसएफडी अप्रूवल सिर्फ एक चीज़ के लिए मिली है, एज पैलिएटिव केयर। हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है कि उसको यूएसएफडी अप्रूवल मिला है, उसके आगे पीछे तो कोई देखता नहीं है कि यूएसएफडी अप्रूवल क्या चीज़ के लिए मिला है। यूएसएफडी अप्रूवल उसको जो मिला है दैट इज़ फॉर पैलिएटिव केयर, जहाँ पे पेशेंट्स को इतना ज़्यादा नलियों का ब्लॉकेज है जिसमें एंजियोप्लास्टी फीजिबल नहीं है फॉर टेक्निकल रीजंस, या बाईपास सर्जरी फीजिबल नहीं है फॉर टेक्निकल रीजंस, और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो 3 महीने तक के पेन रिलीफ के लिए ये रिकमेंडेड है एज पैलिएटिव केयर। जैसे कैंसर पेशेंट्स में होता है, कैंसर पेशेंट में अगर अन्ननली का कैंसर हो गया, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसमें अन्ननली में हम स्टेंट डाल के खाना खाने के लिए जगह क्रिएट कर देते ताकि वो भूखा नहीं मर जाए। कैंसर से तो ठीक है, वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन बाद में भूखा नहीं मर जाए, खाना पीना चालू हो जाए, इसके लिए एक पैलिएटिव केयर प्रोसीजर कर दिया जाता है, जो उसकी जान नहीं बचाता है, सिर्फ उसको टाइम में थोड़ी राहत मिल जाए, उसके लिए दिया जाता है। इसे क्यूरेटिव और पैलिएटिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस माना जाता है। क्यूरेटिव थेरेपी मतलब जो कि ऐसा थेरेपी है जो बीमारी का इलाज के लिए दिया जाता है, और पैलिएटिव थेरेपी का मतलब यह है कि जो टाइम बिंग रिलीफ के लिए दिया जाता है। तो यूएसएफडीए ने ईसीपी को अप्रूव किया है ओनली फॉर पैलिएटिव केयर, थोड़े ड्यूरेशन के लिए, 3-4 महीने के लिए। खाली पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, एंजियोप्लास्टी पेशेंट की नहीं पॉसिबल है, बाईपास सर्जरी पॉसिबल नहीं है फॉर टेक्निकल रीजंस, तो उसमें दर्द निवारण के लिए दिया जाता है, ये अप्रूवल है। तो आज हम बात करेंगे कि ईसीपी थेरेपी कंप्लीटली फेलियर क्यों है, नेचुरल बाईपास ये कंप्लीटली एक फेलियर थेरेपी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये थेरेपी कोई अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाती है, उस बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। जो लोग सोचते हैं कि नेचुरल बाईपास और सर्जिकल बाईपास एक ही चीज़ है, नेचुरल बाईपास मतलब जो भगवान ने क्रिएट कर दिया वो नेचुरल बाईपास, जो सर्जन ने क्रिएट किया वो सर्जिकल बाईपास, तो जब नेचुरल बाईपास से काम चल रहा है तो सर्जिकल बाईपास क्यों करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली फ्लॉड है, उस बारे में बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत है, और इसमें जो डॉक्टर्स या जो लोग आपको इसको प्रचार कर रहे हैं कि वो एंजियोप्लास्टी के बदले कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली गलत क्यों आपको सिखा रहे हैं, क्यों आपके साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, वो उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा किसी एंड तक देखें। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने टॉपिक चैनल स्टार्ट किया। आप चाहे तो कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सारे वीडियोज़ इंग्लिश में भी अपलोड करेंगे। अब समझते हैं कि नेचुरल बाईपास का कॉन्सेप्ट क्या है। नेचुरल बाईपास का मतलब ये है कि हम हार्ट की नलियों के कोलैटरल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, कि हार्ट की नलियों का कोलैटरल्स जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा नलियों को। अब ये कोलैटरल्स कहाँ से आते हैं? ये कोलैटरल्स तो ऊपर आसमान से उतर के तो आते नहीं है, इसमें ब्लड कहाँ से आएगा? इसमें आसमान से उतर के तो ब्लड आएगा नहीं, ना ही ये कोलैटरल्स एओर्टा से कनेक्टेड है जो कि मेन नली है जिससे हार्ट का ब्लड पंप आउट होता है। ये कोलैटरल्स भी हृदय की 3 जो नलियां हैं उससे बनने वाले छोटी छोटी ब्रांचेस को ही कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल्स का मतलब क्या है कि जो हृदय की 3 नलियां हैं वो एक दूसरे को ब्लड सप्लाई दे रही है। अगर एक नली बंद हो गई है तो दूसरी नली उसको ब्लड सप्लाई दे रही है कि भाई तू भूखे मत मर, मैं तुझे खाना थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे कोई होता है कि एक आदमी अमीर होता है, एक आदमी गरीब होता है, तो जो गरीब होता है उसको अमीर आदमी थोड़ा सा दान दे देता है कि भाई तू भूखे मत मर, तू सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दान दे देता है ताकि भूखे मत पर। यही कॉन्सेप्ट कोलैटरल्स का है कि वो जो उतना अमाउंट उसको ब्लड दे रहा है उसमें उसका भरण पोषण नॉर्मल नहीं चलेगा, सिर्फ 10% ऑफ ब्लड सप्लाई जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है इतना ही मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबों में लिखा है कि बेस्ट क्वालिटी कोलैटरल, जिसे रेंट्रॉप 3 ग्रेड कोलैटरल्स बोलते हैं, जिसमें पूरी कोलैटरल्स के बेसिस पे दूसरी नली पूरी भरती है,
ग्रेड 1 मतलब होता है थोड़ी सी भर रही है, ग्रेड 2 मतलब थोड़ी आधी तक भर रही है, ग्रेड 3 मतलब पूरी भर रही है। जो ग्रेड 3 कोलैटरल्स होते हैं उसमें भी ब्लड सप्लाई जितना मिलता है वो हार्डली 10% होता है रिक्वायरमेंट का। यानी वही कॉन्सेप्ट कि अमीर आदमी गरीब को जो दान दे रहा है वो इतना नहीं है कि वो गरीब आदमी अमीर हो जाए, बस इतना है कि उसका भरण पोषण चल जाए और वो भूखे ना मरे। तो ये कोलैटरल्स खाली उतना ही ब्लड सप्लाई आपको दे पाते हैं। इसीलिए ये कोलैटरल्स की लिमिटेशन है कि इसमें बैठे बैठे जब आदमी कोई काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सेल्स मरेंगे नहीं, काम चलता रहेगा। लेकिन जहां उस आदमी को काम करने की ज़रूरत है, मेहनत का काम करने की ज़रूरत है, वहां उसका ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट रहेगा, क्योंकि ये माइक्रो कोलैटरल्स हैं। एक माइक्रोमीटर या 50 माइक्रोमीटर के साइज़ के होते होंगे, तो इसमें से ब्लड इतना स्ट्रांगली, इतना फोर्सफुली जा ही नहीं सकता। इनका साइज़ इतना छोटा रहता है कि इसमें से ब्लड फ्लो, अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ब्लड फ्लो उसमें बहुत ज़्यादा जा नहीं सकता। और ईसीपी का कॉन्सेप्ट खाली ये है कि आपने जैसे बीपी कफ के जैसे ये कफ होते हैं जिसको पैर में बार बार फुलाया तो उससे कोलैटरल्स बन जाएंगे, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इसमें से कोई कोलैटरल्स बनते हैं। ना ही कोई स्टडी द्वारा इसको हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि कितने एग्जैक्टली कोलैटरल्स बन रहे हैं। कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है इसको प्रूव करने का कि एक्चुअल में कोलैटरल्स बन भी रहे हैं कि नहीं। सिर्फ किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको प्रूफ मांगना पड़ेगा कि साहब कोलैटरल्स कितने बने हो, मुझे दिखाओ। कि अगर आप बोल रहे हो कि नेचुरल कोलैटरल्स बने और वो इतने अच्छे कोलैटरल्स बन गए कि भले नली भी बंद हो जाए तो भी ब्लड सप्लाई एडिक्वेट हो जाएगा पेशेंट का, तो नेचुरल कोलैटरल्स बने कितने, क्या प्रूफ है उनका? कौन सा एंजियोग्राफी करके आप मुझे दिखा पा रहे हो कि वो नेचुरल कोलैटरल्स ईसीपी से पहले इतने थे और ईसीपी के बाद इतने बने? इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए ये थेरेपीज़ में एक लैक्यूना, एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है, एक सस्पिशन का क्वेश्चन रहता है कि जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छे कोलैटरल्स बन गए। होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हार्ट के जिनके ब्लॉकेज होते हैं वो सबको सिम्टम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग को थोड़ा बहुत सांस फूलती है, थोड़ा घबराहट होता है, थोड़ा पसीना होता है, थोड़े टाइम के बाद हार्ट अटैक के बाद सबको ठीक लगने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईसीपी थेरेपी ने वर्क किया और वो ईसीपी थेरेपी ने कोलैटरल्स को खोल दिया, इसकी वजह से लोगों को अच्छा लग रहा है और इसी वजह से लोग एसिम्प्टोमेटिक हो गए। लोग हमें क्या मैसेज करते हैं कि मेरे को 90% ब्लॉकेज बताया था, मैंने ईसीपी करा लिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये एविडेंस हो गया कि मेरे को ब्लॉकेज खुल गए। अरे अच्छा लग रहा है, वो एसिम्प्टोमेटिक होना डजंट मैटर, क्योंकि अगर आपको 90% ब्लॉकेज था तो उसमें हर आदमी को सांस फूलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर आदमी को छाती में दर्द होगा वैसा भी ज़रूरी नहीं है, कितनी बड़ी नली है, कितना एरिया सप्लाई कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को कितना प्रॉब्लम होगा, कितना तकलीफ होगी, कितनी सांस फूलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसका 90% ब्लॉकेज हो सबको ही सांस फूले, और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको छोटी नली का ब्लॉकेज हो या 60-70 हो उसको कोई भी तकलीफ ना हो। केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती है कि किस आदमी को कितना सांस फूलेगी कितना नहीं, वो अलग अलग वेरी करता है। तो आपको अच्छा लग रहा है ये डेफिनेटली इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोलैटरल्स खुल गए। कोलैटरल्स खुल गए या नहीं उसको एंजियोग्राफिकली कुछ करके डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि कितने कोलैटरल्स बने। अब मेन कॉन्सेप्चुअल एरर में जाते हैं। ये कोलैटरल्स जैसे कि मैंने बोला ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एओर्टा से तो नहीं आ रहे, दूसरी नली से ही आ रहे हैं। अब अगर दूसरी नली पहली नली जो बंद हो गई उसको कोलैटरल सप्लाई कर रही है, ऑब्वियसली इस्कीमिया जो है कोलैटरल्स बनने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब कोई नली बंद हो जाती है 95-99% ब्लॉक हो जाती है तो बॉडी खुद ही हार्मोन्स बनाने लगता है जो कि नए कोलैटरल्स को डेवलप करता है। इसको कोई ईसीपी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, कोई और प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, कोई और स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं। बॉडी में खुद ही साइटोकाइंस और हार्मोन्स रहते हैं जो कि बिना ईसीपी के भी कोलैटरल्स बनाते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है। आप चाहे तो हज़ारों लोगों की एंजियोग्राफी सीडी उठा के देख लीजिए, इनकी एक नली बंद है, अपने आप बिना किसी ईसीपी के ही इनमें कोलैटरल्स बन जाते हैं। पर ये कोलैटरल्स सफिशिएंट नहीं होते और ये कोलैटरल्स एक नली से दूसरे को सप्लाई करते हैं। जब कभी पहली नली जिसको जो दूसरे को कोलैटरल सप्लाई करिए उसमें कभी अटैक आया तो दोनों नली एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये कोलैटरल्स एओर्टा से नहीं आ रहे हैं। एओर्टा से जो सर्जन ग्राफ्ट क्रिएट कर रहा है वो एओर्टा से आ रहा है, यानी ये अलग से चैनल क्रिएट कर रहा है जो कि ऊपर से डायरेक्ट मेन लाइन से आ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में आपने अगर लोकल ग्रिड से अगर करंट ले लिया तो अगर ग्रिड की लाइट चली गई या ट्रांसफार्मर उड़ गया तो सब एरिया की लाइट चली जाएगी। अगर आपने मेन चैनल से एक अलग से वायर क्रिएट किया तो वो चांसेस है कि एक अलग फेज अगर आपने डेवलप कर लिया तो वो चांसेस है कि ये बंद भी हो जाएगा तो उसमें लाइट आती रहेगी। तो वैसे ही इसमें है कि इसमें अगर सर्जन जो ग्राफ्ट क्रिएट करता है वो एओर्टा से करता है और इसमें हाई प्रेशर पे ब्लड आता है क्योंकि बिल्कुल नली जैसा ही वर्क करता है। तो ब्लड का जो परफ्यूजन प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, हाई होता है।
जो कोलैटरल से ब्लड आता है वो बहुत लो प्रेशर में होता है। जैसे नल को आप हल्का सा खोल दो तो ड्रॉप ड्रॉप ब्लड आता है, पानी आता है, वैसे ही नल को पूरा खोलोगे तो पूरा पानी निकलेगा फोर्स से, वैसा पानी आएगा तभी आप बाल्टी भर पाओगे। अगर ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आता रहेगा तो आप हफ्ते भर तक भी बैठे रहोगे तो बाल्टी नहीं भरने वाली। तो वैसे ही है कि हार्ट की रिक्वायरमेंट को आप बाल्टी से इक्वेट कर सकते हैं कि हार्ट की रिक्वायरमेंट अगर 5 लीटर ब्लड की है और आप ड्रॉप ड्रॉप करके कोलैटरल से ब्लड दे रहे हो तो कुछ काम नहीं होने वाला उससे, उसका ब्लड सप्लाई कभी पर्याप्त नहीं होगा, पेशेंट को पेन होता रहेगा। और अगर आप बड़ी नली यानी एओर्टा से अगर वो कर रहे हो तो ब्लड आने का ज़्यादा चांस है। एंजियोप्लास्टी में हम ब्लॉकेज को ही खोल देते हैं, तो जो 90% ब्लॉकेज था उसको जीरो कर दिया, तो वो नली के चलने का ज़्यादा चांस है। अब आप ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जिसमें जो खुद की नली है उसको तो हम कुछ ना करें, उसको हम बंद होने दें, उसको हम वेट करें कि वो बंद हो जाए, सड़ जाए और ख़राब हो जाए, और डिपेंड करें हम छोटी छोटी कोलैटरल से। और वो कोलैटरल्स बाय कॉन्सेप्ट ही अपने आप से ही वो नलियों पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर खुद की नलियाँ ही बंद हो जाती तो कोई कोलैटरल परफ्यूजन नहीं दे सकता। तो ये कॉन्सेप्ट ही ईसीपी का कंप्लीटली गलत है। अगर खुद की नलियाँ ही खुल जाए तो कोई कोलैटरल्स की ज़रूरत नहीं, कोलैटरल्स पर क्यों डिपेंड होना है। कोलैटरल्स पर डिपेंड होने का जब वो ऑलरेडी सबको पता है कि वो इतना कम ब्लड सप्लाई दे पाती है कि जो कि सफिशिएंट नहीं है, तो उन पर डिपेंडेंट क्यों होना। खुद की नलियों को खोल देना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो नलियाँ नेचुरली काम करेंगी। और अगर हम बाईपास भी सर्जिकली क्रिएट करें तो ठीक है, माना कि सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है और उसमें लोगों को चीरफाड़ होती है, बेड रेस्ट होता है, लोगों की लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो कई साल तो चल रहा है। ईसीपी में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक काफ़ी केसेस में जो होते हैं उसका रीज़न ये नहीं है कि ईसीपी से फ़ायदा हुआ है, उसका रीज़न ये है कि हर पेशेंट में वैसे भी सिम्टम्स होने ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं जो 2-3 नली के ब्लॉकेज लेके घूमते रहते बिना सिम्टम्स के, तो फ़ायदा उन्हीं लोग को होगा जिनको एक्चुअल में कोई सिम्टम नहीं होने थे या इनका ब्लॉकेज ही टाइट नहीं था। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये लोग ज़्यादातर पेशेंट में रेगुलर एंजियो कभी नहीं करवाते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर जाएगा पेशेंट तो गालियाँ पड़ेगी, तो इसलिए ये लोग सीटी एंजियो ही करवाते हैं। सीटी एंजियो करवाने का और उसको सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि सीटी एंजियो में मार्जिन ऑफ एरर हमेशा 15-20% रहता है, तो वो ब्लॉकेज कितना परसेंट है पेशेंट को कभी भी एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। और सीटी एंजियो की रिपोर्ट्स में ना तो कोई कोलैटरल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता चलता है, ना बहुत क्लियर कंसाइज रिपोर्ट आती है। इतनी बड़ी चौड़ी रिपोर्ट होती है कि पेशेंट को समझना ही मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर। इनफैक्ट हम भी हैं, हमारे पास भी अगर कोई सीटी एंजियो की 3 पन्ने की रिपोर्ट लेके आता है तो इतनी कहानियाँ लिखी होती है जिसमें इतनी गोल गोल बातें होती है कि कई बार हमें भी समझने में 10 मिनट लग जाता है कि उसमें क्या है, जबकि रेगुलर एंजियो की रिपोर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर पिक्चर होता है, या उसमें सीडी भी अवेलेबल होती है। अब सीटी एंजियो पे कोई सीडी भी अवेलेबल नहीं होती जिसमें आप समझ सकें कि उसमें एक्चुअल में कुछ फ़ायदा हुआ भी कि नहीं। रेगुलर एंजियो में तो सीडी होती है जिसको आप किसी के पास भी ले आकर चेक कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो ईसीपी का ये कम्प्लीटली फ्लॉड है। रीज़न इसका ये है कि एक तो ईसीपी को यूएसएफडीए अप्रूवल इस चीज़ के लिए मिला ही नहीं है कि जिसके लिए वो एंजियोप्लास्टी के बदले या बाईपास के बदले रिकमेंड किया गया। आप चाहो तो गूगल करके देख लीजिए, मेरी बात को मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए ईसीपी को क्या चीज़ के लिए रिकमेंड किया गया है। और हार्ट फेलियर में तो हार्डली कोई रोल है, 2-5% भी पंप फंक्शन इससे इंप्रूव होता है, ऐसी भी कोई स्टडी नहीं है। मैंने खुद गूगल पर सर्च करके देखा था, मुझे ऐसी कोई स्टडी नहीं मिली जिसमें क्लियर कट ऐसा कोई एविडेंस है कि इसमें पंप फंक्शन 2% भी इंप्रूव हो रहा है। जब सिंपल मेडिसिन से पंप फंक्शन 5-10% इंप्रूव हो सकता है, तो लाख रुपए की थेरेपी करा के जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो उसके पीछे क्यों जाना। एंजियोप्लास्टी में बाईपास में पंप फंक्शन इंप्रूव होता है, इसका क्लियर साइंटिफिक एविडेंस है। आप चाहो तो ये भी गूगल करके देख सकते हैं, ये भी सर्च करके देख सकते हैं। और गूगल करना मतलब रैंडम आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पबमेड पर जाइए, पबमेड दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिकल्स की साइट है, उस पर जाइए, उसको पे आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको क्लियरली बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ इंडेक्स्ड है और कौन सी चीज़ नॉन इंडेक्स्ड है, और कौन सी चीज़ रिलायबल है और कौन सी चीज़ नॉन रिलायबल है। जो चीज़ अगर पबमेड इंडेक्स्ड है वो चीज़ डेफिनेटली रिलायबल आर्टिकल्स में माना जाता है, क्योंकि पबमेड एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी है आर्टिकल्स के मामले में। तो पबमेड इंडेक्स जो आर्टिकल रहता है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा रहती है, बाकी आर्टिकल्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। तो आप खुद ही जाके पबमेड पर देख लीजिए कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं जो ईसीपी के फेवर में हैं और कितने आर्टिकल्स हैं जो एंजियोप्लास्टी के फेवर में। और आप ये भी देख लीजिए कि ACCHA यानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की जो गाइडलाइंस है या उनकी रिकमेंडेशन है या यूएसएफडी की जो रिकमेंडेशन है उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। उसमें ये कहीं पे भी फर्स्ट लाइन थेरेपी की तरह रिकमेंडेड नहीं है, ये एज अ पैलिएटिव थेरेपी की तरह रिकमेंडेड है कि जिन लोगों में आपको एंजियोप्लास्टी से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या जिसमें आपको एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है या बाईपास पॉसिबल नहीं है, वहाँ सिर्फ दर्द को कम करने के लिए कुछ दिनों के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। लॉन्ग टर्म में इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
ये नेचुरल कोलैटरल्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते, ये नेचुरल कोलैटरल्स बिल्कुल भी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे या नहीं, ये सिर्फ अगले हार्ट अटैक तक के लिए आपको थोड़ा बहुत काम दे सकते हैं, क्योंकि जब तक दूसरी नली में कोई ब्लॉकेज डेवलप नहीं होता तब तक काम चला सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो ईसीपी करवाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी तीनों नली में ब्लॉकेज होता है, यानी कि तीनों ही नलियाँ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एक आध नली बंद हो चुकी होती है। वैसे केसेस में अगर थोड़े बहुत कोलैटरल्स बन भी गए और जो नली ऑलरेडी डिजीज्ड है वो अगर दूसरे को कोलैटरल सप्लाई कर भी रही है तो बहुत ज़्यादा उनका रोल नहीं है और बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं चलेंगे। जब कभी दूसरी नली में हार्ट अटैक आए तो पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचेगा और घर पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नलियों को खोलने का तो कोई प्रोसेस किया ही नहीं गया है, नलियों की बीमारी को तो ठीक करने का कोई प्रोसेस किया ही नहीं गया है। वो 80 से 90, 90 से 100 पहुंच जाएंगे और जब 100 पहुंच जाएंगे तो सारे कोलैटरल्स बंद हो जाएंगे। जब 80 से 90 पहुंचेगा तो कोलैटरल्स का परफ्यूजन प्रेशर और ड्रॉप हो जाएगा, 90 से 95 पहुंचेगा तो और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और 95 से 100 हो जाएगा तो कोलैटरल का सप्लाई जीरो हो जाएगा। तो आदमी की पक्का वैसे केस में एटलीस्ट 80-90% लोगों की वैसे केस में मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली फ्लॉड है और इसको फॉलो करके आप अपनी जान को ही जोखिम में डाल रहे हो, क्योंकि आप साइंटिफिकली करेक्ट थेरेपी पर नहीं जा रहे हो, आप अनसाइंटिफिक और फ्लॉड थेरेपी पर जा रहे हो जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि वो यूएसएफडी अप्रूव्ड है और आपने उसको पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की कि यूएसएफडी ने क्या बोला है और यूएसएफडी की क्या रिकमेंडेशन है और एक्चुअल में क्या इसके साथ कोई बड़ी स्टडी अवेलेबल भी है कि जिसमें इंटरनेशनली को या किसी कंट्री में एक्चुअल में ये यूज़ हो भी रही है। आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको स्पॉन्सर नहीं करती, हार्डली इक्का दुक्का कोई इंश्योरेंस कंपनी स्पॉन्सर करती होगी, वो भी पैलेटिव केयर में। बाकी इंटरनेशनली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा नहीं देती है। उसका रीज़न ही ये है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर पैलेटिव केयर के हिसाब से कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही हो तो दे रही हो, पर लेकिन वो भी 50 कागजी कार्रवाई कराएगी। अदरवाइज ज़्यादातर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में इसको अप्रूव नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको अप्रूव नहीं करती। इंडिया में भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसने कभी कुछ बोला नहीं है, बस हाँ ठीक है एज ए थेरेपी वो क्योंकि यूएसएफडी अप्रूव्ड है तो लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको ऐसा नहीं बोला है कि एंजियोप्लास्टी के बदले वो रिकमेंडेड है, कि बाईपास के बदले वो रिकमेंडेड, ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। गवर्नमेंट ने खाली उसको ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं किया या कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट का भी वही एटीट्यूड है कि सब चलता है वाला, कि ठीक है वो रिकमेंडेड है, जो है कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं तो एज लॉन्ग एज उससे कोई पेशेंट मर नहीं रहा या एज लॉन्ग एज उससे पेशेंट का कोई बुरा नहीं हो रहा या एज लॉन्ग एज कोई आदमी इलीगल थेरेपी नहीं कर रहा, तब तक गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है। हमारे यहाँ हर तरह की थेरेपी चलती है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, 50 तरह की थेरेपी चलती है, कायरोप्रैक्टिक है, एक्यूपंक्चर है, हर तरह की थेरेपीज चलती हैं और कोई आदमी उसको इंडिया में मॉनिटर नहीं करता है कि किस इंडिकेशन के लिए चल रही है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग इंडिकेशन होता है। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग मॉनिटर नहीं करते हैं कि ये डॉक्टर ये चीज़ की जो दवा दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यूएस में वैसा नहीं है। यूएस में अगर आपने गलत चीज़ के लिए गलत दवा दे दी तो आपको डॉक्टर को भी उठा के जेल ले जाएंगे। तो यूएस में आदमी गलत नहीं लिख सकता। आप किसी भी डॉक्टर में यूएसए किसी भी डॉक्टर से लिखवा लीजिए कि आपको एंजियोप्लास्टी के बदले ईसीपी करवाना है और वो आपको लिख के दे देगा कि एडवाइस ईसीपी, नहीं होता ऐसा, यूजली नहीं हो सकता, क्योंकि वो डॉक्टर की डिग्री चली जाएगी। इंडिया में कोई ये सब चीज़ों को मॉनिटर नहीं करता, अपने यहाँ गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा लूज हैं इस मामले में, इसलिए ये सारी थेरेपियाँ चलती हैं। ये कहीं से कहीं तक इंटरनेशनली रिकमेंडेड नहीं है एज अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, एज अ पैलेटिव प्रोसीजर मान सकते हैं, लेकिन एज अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर नहीं है अप्रूव्ड। तो अगली बार जब आप इस चीज़ों को माने या ट्रस्ट करें या उसके लिए जाएं तो डॉक्टर से बोलें कि मुझे साइंटिफिक डेटा दिखाओ कि मेरे कोलैटरल्स कितने बने और मुझे ये गारंटी लिख के दें कि मुझे आगे एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं लगेगा। अगर आपने नेचुरल बाईपास कराया तो उसका मतलब आप तो यही मान के चल रहे हो कि जब नेचुरल बाईपास में करवा रहा हो तो मुझे आगे एंजियोप्लास्टी नहीं लगनी चाहिए, आगे बाईपास नहीं लगना चाहिए। तो बोलिए डॉक्टर को कि मुझे आप ये थेरेपी कर रहे हो, कितने साल की मुझे गारंटी देते हो, कितना % चांस है कि मुझे एंजियोप्लास्टी लगेगा या बाईपास लगेगा। आई गारंटी यू कि अगले 5 साल में 70-80% लोग को या तो एंजियोप्लास्टी लगेगा या बाईपास लगेगा। जो थोड़े बहुत लोग को जिनको नहीं लगेगा उनका बेसलाइन ही ब्लॉकेज इतना कम होगा कि उनको वैसे भी बिना कुछ किए काम चल रहा होगा। थोड़ा मोड़ा ब्लॉकेज होगा 60-70%, जिसको किसी ने बोल दिया होगा कि ब्लॉकेज खराब है एंजियोप्लास्टी कर लो तो अच्छा है, वैसे पेशेंट में आपको कोई सिम्टम ना मिले ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसका एक्चुअल में ट्रिपल वेसल डिजीज है, एक्चुअल में उनको क्लास 3 क्लास 4 सिम्टम्स है, सांस फूल रही है, हार्ट फेलियर है, वैसे पेशेंट की अगर आप बात करोगे तो वैसा 99% लोगों को अगले 5-10 साल के अंदर डेफिनेटली कुछ थेरेपी कराना पड़ेगा। आप कितना भी ईसीपी करा लो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये चाहो तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। तो इसीलिए ईसीपी थेरेपी का बेसिकली मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर हमने बात की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये है कि जिनको पाँव की नलियों वगैरह की बीमारी है उसमें ज़्यादातर नहीं किया जाता है, स्किन की एलर्जी और इन्फेक्शन वगैरह उनमें नहीं किया जाता है।
मेरे हिसाब से तो सबसे नेचुरल और अच्छा तरीका एक्सरसाइज है जिससे नेचुरल कोलैटरल्स डेवलप होते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे दौड़िए भागिए, उससे हार्ट को सबसे ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा और उससे जो कोलैटरल्स डेवलप होंगे वो फ्री ऑफ चार्ज भी हैं और बाकी कोलैटरल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, शायद ज़्यादा काम करेंगे। ब्लॉकेज खुल जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा काम एटलीस्ट आपके होंगे और एटलीस्ट फ्री तो है। बाकी एक्सरसाइज वो फ़ायदा नहीं हो, कुछ और फ़ायदा तो मिलेगा। एक्सरसाइज तो सारे सिस्टम्स को अच्छा करता है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई ख्याल है कि आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बदले नेचुरल कोलैटरल्स बनवाने हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप घर जाके फ्री में एक्सरसाइज कीजिए डेली बेसिस पे। कोई ईसीपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरे टॉपिक का मैं आज में मैंने ज़्यादातर कुछ बातें ज़रूर मेरे पिछले टॉपिक में जो मैंने डिस्कस की थी उससे रिपीट होंगी, पर एक्चुअल में वो टॉपिक करने के बाद भी काफ़ी लोगों को काफ़ी क्वेरीज रह रही थी कि मेरा कंसेप्ट क्या है, दूसरों लोग का कंसेप्ट क्या है, क्यों ये टेक्निक फ्लॉड है, क्यों मैं इसकी बुराई करता हूँ। तो वो लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए आज मैंने सेपरेट वीडियो किया है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप गलत चक्करों में ना पड़े, आपको चीट ना हो जाएं आप, और आप सही और साइंटिफिक थेरेपी का फॉलो करें, अपने पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। हम आपके कहे अनुसार उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी